नमो नमः। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृत दीक्षा पर। और आज हम अध्ययन करेंगे पाश्चात्य काव्यशास्त्र, जिसमें हम पढ़ेंगे अरस्तु का परिचय। पाश्चात्य काव्यशास्त्र में आपकी इकाई में एक तो अरस्तु है, ठीक है, और एक लॉन्जाइनस है और एक क्रौंचे है। तो उनका हम क्रमशः अध्ययन करेंगे। आज हम केवल पढ़ेंगे अरस्तु का परिचय, अरस्तु का अध्ययन करेंगे, है ना। अरस्तु जो है वो एक यूनानी दार्शनिक हुए हैं। ये देखिए, ये अरस्तु हैं और ये एक यूनानी दार्शनिक है। तो जो भी आपकी इकाई में से जो भी प्रश्न बनेगा, जो भी मैटर बनेगा, वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। आप क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें। बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, जो अरस्तु है उसका जन्म जो है वो 384 ईसा पूर्व माना जाता है। ध्यान देना, 384 ईसा पूर्व। ये एक स्थान का नाम है स्टेगेरिया। यहां पर इसका जन्म जो है वो हुआ था, स्टेगेरिया नामक नगर में इसका जन्म हुआ था। किनका? अरस्तु जी का। मृत्यु के बारे में पूछे तो 322 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हुई थी। और राष्ट्रीयता यानी यूनानी, ये एक यूनानी दार्शनिक हुए हैं, ठीक है, यूनानी दार्शनिक हुए हैं अरस्तु। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात यह है, वे प्लेटो जो है, प्लेटो के शिष्य हैं अरस्तु। और सिकंदर जो महान हुआ है उसके गुरु कौन है? अरस्तु। अरस्तु सिकंदर के गुरु थे। दूसरी बात, अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी का सम्मान प्राप्त है। फादर ऑफ बायोलॉजी का सम्मान प्राप्त है किसको? अरस्तु को। आगे देखिए, लिखा है अरस्तु ने भौतिकी, आध्यात्म, कविता, नाटक, संगीत, तर्कशास्त्र, राजनीति शास्त्र, नीति शास्त्र, जीव विज्ञान सहित कई विषयों पर रचना की है। ये जो अरस्तु हैं, इन्होंने भौतिकी, अध्यात्म, कविता, नाटक, संगीत, तर्कशास्त्र, राजनीति शास्त्र, नीति शास्त्र, जीव विज्ञान, है ना, इत्यादि कई विषयों पर इन्होंने रचना की है। दूसरी बात, उन्होंने पश्चिमी दर्शन शास्त्र पर पहली व्यापक रचना की, जिसमें नीति, तर्क, विज्ञान, राजनीति, अध्यात्म का मेलजोल था। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात आप ध्यान रखें, अरस्तु का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जो राजनीति पर आधारित है, और राजनीति पर आधारित प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम है पॉलिटिक्स, ठीक है। तो जन्म के बारे में पूछे तो जन्म बताओगे 384 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ। मृत्यु जो है वो 322 ईसा पूर्व, ठीक है। प्लेटो के शिष्य थे। दूसरी बात, सिकंदर के गुरु थे। प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु, और सिकंदर के क्या थे? गुरु थे। अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी का सम्मान प्राप्त है। और अरस्तु का राजनीति पर प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? पॉलिटिक्स। अन्य रचनाएं हैं। आगे देखिए, अरस्तु द्वारा, थोड़ा सा पेन की साइज बढ़ा लेते हैं। अरस्तु द्वारा संपादित सिद्धांत, ये आपको यहां ध्यान देना है। यहां आपको याद भी रखना है, अरस्तु द्वारा जो सिद्धांत दिए गए हैं वो कौन कौन से सिद्धांत जो है वो दिए गए हैं, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये प्लेटो का शिष्य था। सिकंदर साहित्य के ग्रंथ उपलब्ध होते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ एक बात यहाँ इंपॉर्टेंट यह है कि अरस्तु द्वारा संपादित सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो वो आपको याद रखना है, ध्यान देना। एक यहाँ पर दिया है अनुकरण का सिद्धांत, दूसरा त्रासदी विवेचन और विरेचन सिद्धांत। ये याद रखना आप, अनुकरण का सिद्धांत, त्रासदी विवेचन और विरेचन सिद्धांत, ये आप याद रखना। क्लियर है? अब आगे देखिए, साहित्य शास्त्र पर अरस्तु के दो ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। कौन कौन से? एक का नाम है भाषण शास्त्र, दूसरा है काव्य शास्त्र। तो साहित्य शास्त्र पर अरस्तु के दो ग्रंथ कौन कौन से हैं? प्रथम है भाषण शास्त्र, दूसरा है काव्य शास्त्र। अरस्तु के अनुसार कविता दो सहज एवं स्वाभाविक कारणों से उद्भूत होती है। समझना, अरस्तु के अनुसार कविता जो है वो सहज एवं स्वाभाविक कारणों से उद्भूत होती है। दो सहज और स्वाभाविक कारणों से। वो दो कौन कौन से कारण हैं? जिनमें से पहला कारण क्या है? वो है अनुकरण की सहज वृत्ति। ध्यान देना, पहला कारण क्या है? अनुकरण की सहज वृत्ति। दूसरा कारण है सामंजस्य और लय की वृत्ति। सामंजस्य और लय की वृत्ति। पहला कारण है अनुकरण की सहज वृत्ति, ध्यान देना।
अनुकरण की सहज वृत्ति और सामंजस्य की लय वृत्ति, ये दो कारण हैं। ठीक है, याद रखना है, अनुकरण की सहज वृत्ति और सामंजस्य और लय की वृत्ति। आगे बढ़ते हैं, इससे पहले आप ध्यान रखें इनके द्वारा दिया गया सिद्धांत कौन कौन सा है। अनुकरण सिद्धांत, त्रासदी विवेचन और विरेचन सिद्धांत। और साहित्य शास्त्र अरस्तु के दो ग्रंथ उपलब्ध होते हैं, भाषण शास्त्र और काव्य शास्त्र। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे अरस्तु जो है, अरस्तु का काव्य सिद्धांत पढ़ेंगे। पहला पॉइंट क्या है, अरस्तु का काव्य सिद्धांत। ध्यान देना, अरस्तु का काव्य सिद्धांत। तो अरस्तु जो हुए हैं, इन्होंने काव्य कला के क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। किसके क्षेत्र में? काव्य कला के क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। दो कौन कौन से कारण हैं, जिसमें पहला है अनुकृति सिद्धांत, दूसरा है विरेचन सिद्धांत। अनुकृति सिद्धांत और विरेचन सिद्धांत, ये काव्य कला के क्षेत्र में इनके दो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं अरस्तु के। अरस्तु का यह मानना है कि काव्य भी चित्रकला की भांति अनुकृति पर आधारित है। ध्यान देना, अरस्तु का यह मानना है कि काव्य जो है वो चित्रकला की भांति अनुकृति पर आधारित है। जिस प्रकार चित्रकार जीवन को इन तीन दृष्टि से प्रस्तुत करता है, वो तीन दृष्टि कौन कौन सी है वो हम देख रहे हैं। एक, वह जैसा देखता है उसी रूप में। दूसरा, उससे उत्तम रूप में। तीसरी बात, निकृष्ट रूप में। ये तीन प्रकार का, एक वह जैसा देखता है, क्लियर है, उसी रूप में। दूसरा, उससे उत्तम रूप में। तीसरा जो है वो निकृष्ट रूप में। तो ये तीन तीन दृष्टियों से प्रस्तुत करता है। यानी अरस्तु का यह मानना है कि काव्य भी चित्रकला की भांति अनुकृति पर आधारित है। ध्यान देना, किस पर आधारित है? अनुकृति पर आधारित है। जिस प्रकार चित्रकार जीवन को इन तीन दृष्टियों में देखता है, एक तो वह जैसा है ना, उस रूप में। दूसरा, उसे उत्तम रूप में। और तीसरा है निकृष्ट रूप में। तो उसी प्रकार जो कवि है, कवि भी अपनी कृति में जीवन को प्रस्तुत करते समय इन्हीं दृष्टियों को अपनाता है। इस प्रकार अरस्तु का यह मानना है कि काव्य प्रकृति का एक ऐसा अनुकरण है जिसका माध्यम क्या है? भाषा है। जिसका माध्यम क्या है? भाषा है। आगे बढ़िए, आगे लिखा है अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत। ध्यान देना, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत। अब हम पढ़ रहे हैं अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत। अरस्तु ने अनुकरण से तात्पर्य है प्रतिकृति, कॉपी यानी नकल, न मान करके क्या माना है? पुनः सृजन, अथवा यूं कह सकते हैं पुनः निर्माण यानी रिप्रोडक्शन, है ना, रिप्रोडक्शन माना है। तो अरस्तु का जो अनुकरण का सिद्धांत है, तो अरस्तु ने अनुकरण से तात्पर्य क्या लिया है? प्रतिकृति। अरस्तु का जो अनुकरण सिद्धांत है, अनुकरण से मतलब है, तात्पर्य है जो प्रतिकृति यानी नकल, कॉपी नहीं है। नकल या कॉपी को नहीं माना है अनुकरण का मतलब। इनका मतलब है कि पुनः सृजन अथवा पुनः निर्माण यानी रिप्रोडक्शन। अरस्तु के अनुसार अनुकरण जो है वो मानव स्वभाव का एक क्या है? अभिन्न अंग है, और यह प्रवृत्ति बाल्यकाल से ही रहती है। अरस्तु ने अनुकरण के सिद्धांत में एक नया चिंतन दिया, नया चिंतन दिया और कला को प्रकृति का अनुकरण स्वीकार किया। ठीक है, तो एक बार फिर से देखिए, यह अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत। तो अरस्तु ने अनुकरण का तात्पर्य प्रतिकृति न मान करके क्या माना है? एक तो ध्यान रखना, पुनः सृजन माना है अथवा पुनः निर्माण। अरस्तु के अनुसार अनुकरण मानव स्वभाव का एक, अनुकरण जो है वो मानव स्वभाव का एक क्या है? अभिन्न अंग है, और यह प्रवृत्ति बाल्यकाल से ही रहती है। अरस्तु ने अनुकरण के सिद्धांत में एक नया चिंतन दिया और कला को प्रकृति का अनुकरण स्वीकार किया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, ये पॉइंट देखिए, यहां लिखा है प्रकृति का अनुकरण। क्या है? प्रकृति का अनुकरण। अरस्तु ने कला को प्रकृति की अनुकृति, प्रकृति की अनुकृति स्वीकार करते हुए, ध्यान देना, अरस्तु ने जो कला है उस कला को प्रकृति की अनुकृति स्वीकार करते हुए काव्य सौंदर्य की दृष्टि से देखा और भावात्मक आनंद बताया। कैसा आनंद बताया? भावात्मक आनंद बताया। यानी अरस्तु ने कला को प्रकृति की अनुकृति स्वीकार करते हुए काव्य सौंदर्य की दृष्टि से देखा और भावात्मक आनंद बताया। उनके अनुसार, उसके अनुसार कविता जो, ध्यान देना, कविता सामान्यतः मानवीय प्रकृति की दो सहज प्रवृत्तियों से उद्भूत हुई जान पड़ती है। अब दो
सहज प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं? इनमें से एक है अनुकरण की प्रवृत्ति, ध्यान देना। एक क्या है? अनुकरण की प्रवृत्ति है, ठीक है। और कला प्रकृति का अनुकरण करती है। ध्यान देना, अरस्तु का मानना है कि प्रकृति उस प्राकृतिक तत्व यानी जिसे आदर्श रूप माना जाता है को प्राप्त करने हेतु निरंतर सक्रिय रहती है, पर कई व्यवधानों के कारण वह उसे प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाती। कलाकार जो है वो उन व्यवधानों को हटा करके प्रकृति की सक्रियता की विकास प्रक्रिया का अनुकरण करके उसे पूर्णता प्रदान करता है। तो ये बात आप ध्यान में रखें, केवल समझने के लिए है ना। इससे बाहर आपका कोई प्रश्न नहीं होगा अरस्तु से अगर पूछा जाएगा तो प्रकृति का अनुकरण, अरस्तु ने कला को प्रकृति की अनुकृति स्वीकार किया, ठीक है। दूसरा, उन्होंने काव्य सौंदर्य की दृष्टि से देखा और भावात्मक आनंद बताया। उनके अनुसार यानी उसके अनुसार मतलब अरस्तु के अनुसार कविता जो है वो सामान्यतः मानवीय प्रकृति की दो सहज प्रवृत्तियों से उद्भूत हुई जान पड़ती है। इनमें से एक है अनुकरण की प्रवृत्ति, ठीक है। अरस्तु का मानना है कि प्रकृति जो है उस प्राकृतिक तत्व जिसे आदर्श रूप माना जाता है को प्राप्त करने हेतु निरंतर सक्रिय रहती है, पर कई व्यवधानों के कारण वह उसे प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाती, और कलाकार उन व्यवधानों को हटा करके प्रकृति की जो सक्रियता है उसकी विकास प्रक्रिया का अनुकरण करके उसे पूर्णता प्रदान करता है। आगे देखें, उसके अनुसार प्रत्येक वस्तु पूर्ण विकसित होने पर जो होती है उसे ही प्रतिकृति कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? प्रतिकृति कहेंगे। समझ रहे हो? यानी अरस्तु के अनुसार प्रत्येक वस्तु जो है वो पूर्ण विकसित होने पर, प्रत्येक वस्तु पूर्ण विकसित होने पर जो होती है उसे ही क्या कहेंगे? प्रतिकृति कहते हैं। प्रकृति जब यह आदर्श रूप प्राप्त करने में बाधा अनुभव करती है तब कला यह कार्य पूरा करती है। तब जो कला है ना वो कला ही ये कार्य पूर्ण करती है। अब आगे देखो क्या लिखा है अनुकरण के विषय। ध्यान देना, अनुकरण के विषय कौन कौन से हैं? तो इसके बारे में लिखा है अनुकरण के विषय। अरस्तु ने अनुकरण के 3 विषय, ध्यान देना, अनुकरण के 3 विषयों की ओर संकेत किया है। कौन कौन सा? एक है प्रकृति, दूसरा इतिहास, तीसरा कार्यरत मनुष्य। तो आपसे ये पूछा जा सकता है, इसलिए आप ये याद रखें, अनुकरण के विषय कौन कौन से हैं? एक है प्रकृति, दूसरा इतिहास और कार्यरत मनुष्य, ये तीसरा। तो ये प्रकृति, इतिहास और कार्यरत मनुष्य, है ना, इन 3 विषय, ये क्या है? 3 विषय किसके हैं? अनुकरण के विषय हैं। ध्यान दें, इनमें से हम एक एक देखेंगे, प्रकृति क्या है, इतिहास क्या है और कार्यरत मनुष्य है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रकृति का अनुकरण। पहला पॉइंट क्या है? प्रकृति का अनुकरण। दार्शनिक जो अरस्तु हुए हैं उन्होंने प्रकृति के अनुकरण को ही कला मानना है। प्रकृति का अनुकरण, अरस्तु ने कला को प्रकृति की अनुकृति स्वीकार किया है ना, प्रकृति का अनुकरण। प्रकृति का अनुकरण, तो अरस्तु प्रकृति के अनुकरण यानी ये 3 चीजें हैं, प्रकृति का अनुकरण, इतिहास और कार्यरत मनुष्य। उसमें से हम पहले देख रहे हैं प्रकृति का अनुकरण। अरस्तु प्रकृति के अनुकरण को ही क्या मानते हैं? कला मानते हैं, ठीक है। अरस्तु के अनुसार कलाकार जो है वो प्रकृति की हूबहू नकल नहीं करता, समझना। अरस्तु का ये मानना है कि जो कलाकार है वो प्रकृति की हूबहू नकल नहीं करता है, वह तो उस सर्जन प्रक्रिया को पकड़ना चाहता है जो प्रकृति में विद्यमान है किंतु अपूर्ण है। ध्यान देना, अर्थात यूं कहें, किन्हीं अवरोधों के कारण यानी जो विकास की जो प्रक्रिया है वो प्रकृति का पूर्ण विकास नहीं हो पा रहा है, या प्रकृति अपने को पूरी तरह अभिव्यक्त नहीं कर पा रही है। उस अभाव को कलाकार क्या करता है? पूरा करता है। यहां मात्र अनुकरण नहीं, सर्जन भी होता है। क्यों? क्योंकि कलाकार को उसमें कुछ अपनी ओर से भी जोड़ना होता है। अतः प्रकृति की विकासात्मक प्रक्रिया के अधूरेपन को कलाकार जो है वो पूरा करता है। तो यह है प्रकृति का अनुकरण, है ना, इसको कहते हैं प्रकृति का अनुकरण। अरस्तु प्रकृति के अनुकरण को ही क्या मानते हैं? कला मानते हैं।
अरस्तु का ये मानना है कि कलाकार प्रकृति की हुबहू नकल नहीं करता है, वह तो वो जो सर्जन है, उस सर्जन प्रक्रिया को पकड़ना चाहता है, जो प्रकृति में विद्यमान तो है, लेकिन अपूर्ण है, यानी किन्हीं अवरोधों के कारण प्रकृति का पूर्ण विकास नहीं हो पा रहा है, जो प्रकृति वो पूरी तरह अभिव्यक्त नहीं कर पा रही है। उस अभाव को जो कलाकार है वो पूरा करता है। तो यहाँ मात्र अनुकरण नहीं है, सर्जन भी हो रहा है। तो सर्जन भी होता है क्योंकि कलाकार को उसमें कुछ अपनी ओर से भी जोड़ना होता है। इसलिए प्रकृति की विकासात्मक जो प्रक्रिया है उसके अधूरेपन को कलाकार जो है वो पूरा करता है। आगे देखिए, दूसरा पॉइंट हमारा है इतिहास का अनुकरण। क्या है? इतिहास का अनुकरण। इतिहास का अनुकरण क्या है? तो देखिए, लिखा है अरस्तु ने इतिहास और काव्य में अंतर करते हुए कहा है, कवि और इतिहासकार में वास्तविक भेद यह है कि एक तो उसका वर्णन करता है जो क्या हो चुका है, घटित हो चुका है, और दूसरा उसका वर्णन करता है जो घटित हो सकता है। तो ध्यान दें, अरस्तु ने इतिहास और काव्य में अंतर करते हुए यह कहा कि कवि और इतिहासकार, ध्यान देना, समझना कि कवि और इतिहासकार ये दो चीजें हैं, कवि और इतिहासकार, इनमें वास्तविक भेद क्या है? तो एक भेद तो यह है कि एक जो है वो उसका क्या करता है, वर्णन करता है, जो क्या हो चुका है, घटित हो चुका है। दूसरा उसका वर्णन करता है जो घटित हो सकता है। तो काव्य सामान्य की अभिव्यक्ति है। ध्यान देना, काव्य क्या है? सामान्य की अभिव्यक्ति है और इतिहास विशेष की अभिव्यक्ति। इस अतः मूर्त और अमूर्त का तो भेद दोनों में ही यथार्थ और संभाव्य का भी अंतर है। इसलिए इतिहास जहां स्थूल की अभिव्यक्ति है, कला वहीं पर क्या है, सूक्ष्म की अभिव्यक्ति है। यह आपको ध्यान रखना है कि इतिहास जो है जहां स्थूल की अभिव्यक्ति है, कला वहीं पर क्या है, सूक्ष्म की अभिव्यक्ति है। अरस्तु संभाव्य तथा सूक्ष्म को महत्व देता है। इनका यह मानना है कि सूक्ष्म संभाव्य का चित्रण करना ही काव्य का लक्ष्य है। सूक्ष्म संभाव्य का चित्रण करना ही काव्य का लक्ष्य है, यथार्थ स्थूल का अनुकरण करना नहीं। इसलिए वह सूक्ष्म भावपरक अनुकरण का पक्षधर था। ठीक है, आगे हमारा तीसरा पॉइंट जो है वो है कार्यरत मनुष्य। ये तीसरा पॉइंट है, कार्यरत मनुष्य। कार्यरत मनुष्य के बारे में कहा कि त्रासदी के विवेचन में, त्रासदी के विवेचन में। अब आप पूछोगे कि सर ये त्रासदी क्या होता है? तो त्रासदी, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, पाश्चात्य साहित्य में दो प्रकार के नाटकों की रचना हुई, केवल सुने, है ना, सुखात्मक और दुखात्मक। अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी में सुखात्मक को कॉमेडी कहते हैं और दुखात्मक को कहते हैं ट्रेजेडी, है ना। हिंदी में कॉमेडी को कामदी और ट्रेजेडी को त्रासदी कहा जाता है। जो ट्रेजेडी है उसको क्या कहा जाता है, त्रासदी कहा जाता है ना। भारतीय काव्य शास्त्र जो है वो आदर्शवाद का समर्थक है। आपने संस्कृत के नाटक पढ़े हैं, उनमें से सभी लगभग जितने भी नाटक है वो सुखांत हैं। केवल जो वेणी संहार नाटक है वो क्या है, दुखांत है। क्योंकि जो वेणी संहार का जो नायक दुर्योधन है उसका अंत में क्या हो जाता है, वध हो जाता है ना। तो किसी भी रचना का दुखात्मक होना भारतीय आदर्शवाद के विपरीत है ना। तो ये आपको समझ में आया होगा त्रासदी किसको कहते हैं। तो त्रासदी के विवेचन में लिखा है कि उसने स्पष्ट किया कि त्रासदी कार्यरत मनुष्य का ही वर्णन करती है। कार्यरत मनुष्य में लिखा है कि त्रासदी के विवेचन में उसने यह स्पष्ट किया कि त्रासदी कार्यरत मनुष्य का ही वर्णन करती है। कार्यरत से तात्पर्य मतलब है जीवन, जीवन। कार्यरत से क्या मतलब है कि जो जीवन है, समझना, कार्यरत जीवन व्यापार जो है, उस जीवन व्यापार में सुख दुख की अनुभूति करने वाला मनुष्य ही है। अरे भाई, कार्यरत का मतलब है कि कार्यरत जीवन व्यापार में यानी सुख दुख की अनुभूति करने वाला कौन है, मनुष्य ही है। इसी को सुख और दुख की अनुभूति होती है, उसका ये कथन है, उनका ये मानना है, सुख दुख संघर्ष की सही स्थिति में ही व्यक्ति का स्वरूप, गुण और वैशिष्ट्य उभर करके क्या आता है, सामने आता है, मात्र उसके गुण कथन में नहीं। अतः कलाकार को कार्यरत मनुष्य का ही चित्र उभारना अपेक्षित है, क्योंकि गुण कथन के बिना तो त्रासदी का अस्तित्व संभव है, किंतु कार्यरत के बिना संभव नहीं।
तो ये आपके 3 पॉइंट हुए, प्रकृति का अनुकरण, इतिहास का अनुकरण और कार्यरत मनुष्य। और बस अरस्तु के बारे में आपको इतना ही पढ़ना है, जो प्रश्न बनेंगे वो इन्हीं से बनेंगे। क्लियर है? अब आप मेरी बात को ध्यान से थोड़ा-सा समझें। थोड़ी-सी मैं आपसे चर्चा करता हूँ। आप यूट्यूब संस्कृत दीक्षा पर मुझे जॉइन कर सकते हैं। संस्कृत दीक्षा नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, ठीक है? और आप प्ले स्टोर से टीचमेंट एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। टीचमेंट एप्लीकेशन जब डाउनलोड करोगे आप प्ले स्टोर से, उसके बाद आपको अपना नंबर डालना है, क्लियर है? आपका नाम लिखना है और उसके बाद आपसे जो क्लास आईडी मांगेंगे, उसमें आपको ये लिखना है 2559048337। ये क्लास आईडी आपको वहाँ एंटर करनी है। उसके बाद आप मेरी क्लासेस जो है वो देख सकोगे, क्योंकि सब कुछ जो मैटर जो है वो आपको यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं होगा। इसलिए आप टीचमेंट ऐप डाउनलोड कीजिए, है ना? और ये मेरी आईडी है 2559048337 और माय वेबसाइट है sunilkrishna.teachmin.in, ये मेरी वेबसाइट है। और 8875884728 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझे यहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं, कॉल पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। @संस्कृत दीक्षा ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक संस्कृत दीक्षा के नाम से हमारा फेसबुक पेज जो बना हुआ है, इस पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, है ना? और ये हमारे चैनल की टैगलाइन है, आपको पता हो, नास्ति विद्या समम चक्षुः, है ना? तो क्लास को आप अधिक से अधिक शेयर करें और मेरा ये कहना है कि आप अधिक से अधिक टीचमेंट ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पर आप मुझे ज्वाइन कीजिए, मेरी क्लासेस आप ज्वाइन कीजिए, वहां पर लाइव क्लास देख पाओगे। उसमें मेरा जो स्टडी मटेरियल डाला हुआ है वो आप देख पाओगे, है ना? एमसीक्यूज डाला हुआ है और भी आगे मैं डालता रहूंगा। तो ये मेरी क्लास आईडी है 2559048337, ये आप इंटर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले टॉपिक पर।